सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना। तो हम वेक्टर और 3D स्पेशली वेक्टर का आज पूरा रिवीजन करने वाले हैं और पूरे 2023 में आए हुए सारे रीजन के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब आज की इस 1 घंटे की क्लास में जो तुम लोग पढ़ोगे या जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये श्योर है कि फाइनल एग्जाम में उसमें से 4 या 5 नंबर का वेटेज रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से करते चलना और जो जो चीजें पता नहीं है वो नोट डाउन करते चलना एज अ फॉर्मूले के फॉर्म में। तो सबसे पहले हेडिंग डालो 2023 सीबीएसई पेपर, सीबीएसई क्वेश्चंस, ये लिख लो। ठीक है, और इसमें ना क्या क्या चीजें नोट डाउन करते चलना बता रहा हूं मैं। सबसे पहले ये स्लाइड नंबर नोट डाउन करते चलना, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग नोट नहीं करोगे, उसको सिर्फ स्लाइड नंबर लिख लेना। ठीक है, तो ये जैसे सबसे फर्स्ट नंबर की स्लाइड है, इसका गूगल ड्राइव शीट में आप लोगों को भेज दूंगा पूरा। ठीक है, तो स्लाइड 1 और यहां क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो लिख लो स्लाइड 1 क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, पी की वैल्यू निकालना है। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाथ उठाओ एक बार। ओके गुड, तो तुम लोग सॉल्व करो। जो लोग नहीं कर सकते सुन लो इधर पे। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये पहले वाले को मैं वेक्टर ए मान लेता हूं, दूसरे वाले को मैं वेक्टर बी मान लेता हूं, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब आई और आई मल्टीप्लाई होगा, आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -8। पी और ये वाला टर्म -6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -6p। और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, +26, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 26 और -8 दोनों का एडिशन हो जाएगा +18, और ये -6p उधर जाएगा तो +6p, तो p की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया। तो जिनको नहीं पता वो लिख लेना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो। साइड में कहीं फॉर्मूला लिखते जाना। ठीक है, ओके। आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेना फिर अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे डॉट जे क्रॉस आई डॉट के इज। ठीक है, तो इसके लिए नोट पॉइंट बता रहा हूं मैं, आई क्रॉस जे की वैल्यू होती के। ठीक है, अब ये नहीं पता तो ये चीज नोट कर लो, आई इधर पे लिखना जे और इधर पे लिखना के। अब देखो समझते कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है इन यूनिट वेक्टर का। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आई और जे को तो क्या मिलता है, के। जब जे और के को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई, और के और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जे। तो इस साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अगर कोई उल्टे में है तो उसका क्या आ जाएगा, -3rd। तो यहां पर आई क्रॉस जे का हमें क्या मिलेगा, के डॉट जे। समझ में आई ये चीज, के डॉट जे हो गया, प्लस यहां पर क्या होगा, जे क्रॉस आई का क्या होगा। तो देखो जे क्रॉस आई का क्या हो जाएगा, -k। तो ये वाला आ जाएगा -k, और डॉट इधर पे क्या हो गया, k। क्या ये चीज समझ में आ गई। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है 0, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। k जो होता है वो z एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, j जो है वो y एक्सिस का। तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया 0, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और k डॉट k इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा -1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते, तो लिख लेना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आपको वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, वेक्टर a गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b निकालना है। ठीक है, तो इधर पे देखते चलना, वेक्टर a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देना। तो वेक्टर a की जगह पे आ जाएगा 2i - 2j + 2k प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू आई कैप। समझ में आ गया। पहला स्टेप मैंने क्या किया है, अब ये पूरे के पूरे वेक्टर को उधर पे शिफ्ट कर देना, ये पूरा उधर चला जाएगा। तो वेक्टर b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, i - 2j प्लस, नहीं कुछ गलत लिख रहा हूं क्या, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा i, और ये 2i उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2i, -2j उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2j, और +2k उधर जाएगा तो -2k।
क्या ये क्लियर हो गया? हाँ नहीं नहीं ठीक है ना, रख दो। हाँ क्योंकि मेरे को परसों रिवीजन ही कराना है, तो मैं अपनी क्लास में रिवीजन कराऊंगी, इस क्लास में टेस्ट ले। ठीक है ठीक है। तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आई और -2i मतलब क्या हो जाएगा, -i प्लस 2j और ये हो जाएगा -2k। क्या ये समझ में आ गया वेक्टर बी कैसे निकला? अब आपको निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है रूट ओवर आई वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे वाले टर्म का स्क्वायर प्लस के वाले टर्म का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? रूट ओवर 1 + 4 + 4 मतलब √9, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर मान लो एक और ऑप्शन होता +-3, तो दोनों में से किसको चूज करते? गलत। 3 मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। ऐसे ऑप्शन आ सकते फंसाने वाले, ध्यान रखना। तो किसका 3 आउट ऑफ 3 आया? इसमें आया पूरा तीनों सही? ओके, समझ में आया क्या सबको ये चीज? ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो अब अपनी नोटबुक में लिख देना स्लाइड 2, सेकेंड वाली स्लाइड है ना ये। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हो, पीडीएफ में भेज दूंगा। सारे 2023 के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 22, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलो जिनसे बन जाता है स्टार्ट करो पहले। फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस which are कोलिनियर टू दिस वेक्टर, जो इस वेक्टर के क्या है? कोलिनियर है। तो आपको वो सारे वेक्टर के वो सारे वेक्टर्स निकालने हैं जो इस वेक्टर के क्या है? कोलिनियर, और उनका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? वेक्टर्स में पैरेलल। ऐसे वेक्टर जो पैरेलल होते हैं उन्हें कोलिनियर कहा जाता है। और पैरेलल वेक्टर के बारे में एक कंसेप्ट है। अगर मान लो वेक्टर ए जिसके कंपोनेंट a1i प्लस b1j प्लस c1k है, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी जिसके कंपोनेंट a2i प्लस b2j प्लस c2k है। और अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर है तो क्या होता है? इनके कोफिशिएंट्स जो है सेम रेशियो में होते हैं, या डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, ऐसा मान लेते हैं। समझ में आया सबको ये? तो आपको इसके कोलिनियर एक वेक्टर चाहिए। उस वेक्टर को मैं मान लेता हूं वो क्या है? वेक्टर बी है, जिसके कंपोनेंट है a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये मान लेता हूं। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर इनका जो रेशियो होगा सेम होगा। तो a1 या a2 जो भी ले लो, a2 अपॉन ये क्या हो गया? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो a2/1 का रेशियो, और इधर पे क्या आ जाएगा? b2/ इधर पे कितना आ रहा है? 1, दैट इज इक्वल्स टू b2/1, दैट इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? c2/1। c2/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? तो यहां से a2, b2 और c2 इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये तीनों सेम ही नंबर होंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जो वेक्टर बी बना हमारे पास वो कितना बन गया? लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3√3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वो कैसे निकलता है? रूट ओवर क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ऐसे ही होगा। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3√3। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा इनका एडिशन? रूट ओवर 3 लैम्डा स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3√3। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब यहां पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने पे लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, राइट साइड पे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 × 3 ये हो जाएगा। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? +-3। लैम्डा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। तो यहां पर जो वेक्टर बी निकलेगा वो क्या आ जाएगा? +-3i +-3j +-3k, या प्लस माइनस को पूरा बाहर निकाल लो, 3 को भी बाहर निकाल लो, जो भी है वो आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आएगा ये चीज?
नहीं, पूरे में से कॉमन निकालो और एक बार में लिख दो। ऐसे ही मतलब ऐसा लिख दो, प्लस माइनस निकल गया बाहर, 3 भी निकल गया बाहर, i प्लस जे प्लस के, दैट्स इट। ये वो वेक्टर है, खत्म बात। समझ में आ गया ये चीज? तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता चलना चाहिए, पता रहना चाहिए, ये पैरेलल अगर होते हैं वेक्टर तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम प्रपोर्शन में होते हैं। ये क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट पढ़ो। अच्छा, ये किसका बन जाता है? 22 अगर मैं नहीं बताया होता तो भी बन जाता। ठीक है, चलो 23 बनाओ तो जिनसे बन जाएगा देखते हैं। Position vectors of A, B and C as shown in figure are given below। तो ये जो वेक्टर A है ये पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनता है उसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। मतलब ये जो आपको दिया हुआ है वेक्टर OA वेक्टर A है, ऐसा बोल रहा है। वेक्टर OB वेक्टर B है और वेक्टर OC वेक्टर C है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। समझ में आया सबको ये चीज? और आपको बोल रहा है कि ये वाला जो है ये वेक्टर AC इज इक्वल टू 5/4 वेक्टर AB है और आपको C को A और B के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहां ध्यान से सुनना, मैं जो चीज बता रहा हूं वो आपको पता है कि नहीं देख लेते। सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूं कि वेक्टर AB को अगर मैं पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाता है? वेरी गुड, OB माइनस OA ऐसा लिखा जाता है। ये सबको पता है कि नहीं? ठीक है, अब OB मतलब B का पोजीशन वेक्टर जो कितना है? वेक्टर B। OA मतलब A का पोजीशन वेक्टर जो कितना है? वेक्टर A। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो हमको ये वाला वेक्टर, कौन सा वेक्टर मिल गया? वेक्टर AB मिल गया। अब हमें कौन सा वेक्टर चाहिए? तो जल्दी लिखो, वेक्टर AC क्या हो जाएगा? OC माइनस OA। और OC को हम क्या लिखेंगे? वेक्टर C माइनस वेक्टर A। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? अब जो चीज गिवन है वो लिख दो। क्या गिवन है यहां पर? वेक्टर AC इज इक्वल्स टू 5/4 वेक्टर AB, ये आपको गिवन है। ओके, अब पहले तो इस 4 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 वेक्टर AC इज इक्वल्स टू 5 वेक्टर AB। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब यहां पर वेक्टर AC की वैल्यू पुट करो। क्या लिखेंगे वेक्टर AC की जगह पे? वेक्टर C माइनस वेक्टर A। और 5 वेक्टर AB की जगह पे वेक्टर B माइनस वेक्टर A। क्या ये समझ में आ गया सबको? ब्रैकेट्स ओपन करो तो क्या हो जाएगा? 4 वेक्टर C माइनस 4 वेक्टर A इज इक्वल्स टू 5 वेक्टर B माइनस 5 वेक्टर A। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ, तो जल्दी से वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालनी है? वेक्टर C की इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो बताओ क्या आएगा? क्या ये आया? एक बार चेक करो जल्दी से। ठीक है, दैट्स इट, 2 मार्क्स मिल गए इतने से में। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 23 का ये A बनाया हमने, अब 23 का B है। 23 का B, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका है? लाइंस का है, मतलब 3D का है। तो कुछ क्वेश्चन आपको 3D के मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। B वाला हटा दूं ना इसको मैं? थोड़ा स्पीड बढ़ाना ना सारे बच्चे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो इसलिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ लिखा है चेक वेदर द गिवन लाइंस। ये लाइन की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन, ये लिखो जल्दी से। x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा y इज इक्वल टू 7 लैम्डा प्लस 1 कॉमा z इज इक्वल टू -3 लैम्डा -3। ये लाइन की इक्वेशन है। ऐसा देखा है लाइन की इक्वेशन? अभी तक नहीं आई थी। अभी हमने 2 फॉर्म पढ़े, कौन सा? कार्टेशियन और वेक्टर। ये कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है?
x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है। लेकिन ये उस फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, पहले -3 को उधर भेज देना, ये वाले से करते, x से कर दे, -2 को उधर भेज देना, फिर 2 को अपॉन में कर देना, तो कितना आएगा, x माइनस 2 बाय 2, करेक्ट। और y वाला क्या आ जाएगा, y माइनस 1 बाय 7, और तीसरा वाला क्या आ जाएगा, z प्लस 3 बाय -3, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा। क्या ये सबको समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसी तरीके से ये दूसरी वाली इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ फटाफट। ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन -1, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, y माइनस 8 अपॉन 2, तीसरा वाला क्या आ जाएगा, z माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो यहां पर हमने दोनों ही इक्वेशन को उसके कार्टेशियन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया है। अब क्या करना है जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर है या नहीं वो चेक करना है। तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये क्या होता है, 0। a1 b1 c1 क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, पहली वाली लाइन के, a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। कैसे पता चलता है डायरेक्शन रेशियो, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले, लेकिन वो लेते समय एक सावधानी रखनी है, वो क्या, ऊपर में x y z का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं है तो वो बनाना पड़ेगा। ऐश्वर्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहली वाली लाइन में x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया मेरा a1, वैसे ये मेरा हो गया b1, और ये मेरा क्या हो गया c1, ये क्या हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2, और ये क्या हो जाएगा c2। तो जल्दी से चेक करो ये 0 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, मतलब दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे, क्या नई चीज सीखे हो? पहला तो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर इस फॉर्म में दिया है तो, और दूसरा कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या होता है, 0। ये क्लियर हो गया, हटा दो। तो स्लाइड नंबर 2 खत्म। अब आते हैं हम थर्ड स्लाइड पे, तो हेडिंग डालो स्लाइड 3, स्लाइड 3। और इस स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो ज्यादा मार्क्स वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 34। आई थिंक ये 4 या 5 मार्क्स का हो सकता है या 3 का हो सकता है, ठीक है, देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कितने का आता है। जिनका प्री बोर्ड हुआ होगा उनको याद होगा कितने का आता है 34 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, लेकिन केस स्टडी 4 का होता है। ये 5 का होगा या 3 का होगा, 5 का होगा। चलो ठीक है, समझते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो दिमाग में डाल लिया कि आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर भी और कार्टेशियन भी, इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली क्या है, x1 y1 और z1 है, और उसको लिख लो जल्दी से, वो क्या दिया हुआ है, 1 2 और -4, क्लियर। एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। और वो जो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है वो AB वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। अभी फिलहाल यहीं तक, फिर वो डिस्टेंस वाले में बाद में आएंगे, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो दिखती कैसी है वो पता है ना, पैरेलल, उसके क्या रिलेशन क्या होता है दोनों में, करेक्ट, उसके डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो AB वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, AB वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब a1 b1 और c1, ये कैसे निकालेंगे हम, AB वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB, लाइन AB बताओ जल्दी कैसे निकालेंगे। गुड, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। हमें कोई भी दो पॉइंट चाहिए होते डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए। तो x2 माइनस x1 मतलब ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3। तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। c1 की वैल्यू कितनी आएगी,
-11 माइनस ऑफ -5, मतलब C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। क्या ये सबको समझ में आ गया? A1 B1 C1 मिल गया। अब आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है। सेम प्रोपोर्शन में है मतलब A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equal to C1 by C2 is equals to K या लैम्डा या कुछ भी बोल सकते, K ले लेता हूं मैं, मान लो। समझ गए ना? तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं A1 by A2, तो -2 अपॉन A2 is equals to -3 अपॉन B2 is equals to -6 अपॉन C2 is equals to कितना हो जाएगा, K। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? A2 की वैल्यू यहां से देख लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो हाँ, तो ये -2 अपॉन A2 इज इक्वल टू K, तो यहां से A2 की वैल्यू आ जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी -2 अपॉन K। सबको समझ में आ गया? वैसे ही B2 और C2 की वैल्यू -3 अपॉन B2 इज इक्वल टू K, तो B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 बाय K, और C2 की वैल्यू भी निकाल लो, तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 बाय K। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये उसके डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। अब हमें वो लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में मैं पहले लिखता हूं। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। तो यहां पर a b c आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो पहले वो रख देते x माइनस 1 अपॉन a की जगह पे देखो क्या आ जाएगा, -2 बाय k। ठीक है, -2 बाय k। y माइनस y1 तो कितना जाएगा, y माइनस 2 अपॉन b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 बाय k, और z माइनस z1 तो कितना जाएगा, z प्लस 4 अपॉन c की जगह पे कितना जाएगा, -6 बाय k। समझ में आएगी नहीं सबको ये? अब सभी के बाय वाला k कट जाएगा कॉमन निकल के, तो कितना जाएगा, x माइनस x1 अपॉन -2, y माइनस 2 अपॉन -3, z प्लस 4 अपॉन -6। समझ में आई ये चीज? इसका शॉर्टकट कंक्लूजन क्या है, जो इसका डायरेक्शन रेशियो था वही इसका भी डायरेक्शन रेशियो है। समझ में आया? तो ये सब अगर मैं नहीं भी करता, डायरेक्टली ऐसा यूज करता तो भी सही होता। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बट क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ है, ये एक पार्ट खत्म हुआ है इस क्वेश्चन का। आगे क्या लिखा है, हेंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। अब दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कौन सी दोनों लाइन? एक जिसकी इक्वेशन हमने अभी निकाली, ये वाली, और एक जिसकी इक्वेशन के लिए आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, वो वाली लाइन की इक्वेशन। तो वो वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? किसको पता है ए बी वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? हाँ, किसी को याद है? अरे अभी कल टेस्ट दियो तुम लोग। हाँ बता। वेक्टर कार्टेशियन चाहिए मेरे को। अरे बहुत सिंपल है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये लिखे हो कि नहीं? ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर आपको ये x1 y1 z1 दिया हुआ है, ये x2 y2 z2 दिया हुआ है। फटाफट इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, तो कितना हो जाएगा ये x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है भाई इसमें 3 अपॉन x2 माइनस x1, वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है ना, वो ABC जो था ना वही है, तो अपॉन में सीधे ये रख देना। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पर, -2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 अपॉन y2 माइनस y1 हमने निकाल रखा है -3, z माइनस z1 z प्लस 5 हो जाएगा ना, माइनस ऑफ माइनस अपॉन z2 माइनस z1, तो कितना है -6। क्या ये सबको क्लियर हो गया? अब आपको ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। हाँ, तो ये कौन बताएगा कैसे निकालेंगे भाई? बताओ इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मैंने ना सारा फॉर्मूला शीट दिया है तुमको,
पूरा पेज वाला भी दिया है चैप्टर वाइज और पूरा वो वाला भी दिया, पुट्ठे वाला याद होगा, ठीक है। तो जो भी अपने साथ रखा करो रिवीजन के टाइम में। अब बताओ, गलत, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, पैरेलल में अलग फॉर्मूला लगता है। तो पैरेलल लाइन के बीच का फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल्स टू मॉड, एक ही होता है उसमें, वेक्टर बी होता है, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1। देखो एक बार कॉपी में देख के वेरीफाई करो, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है, एक बार वेरीफाई कर लेना, यही है ना। वो हमने फॉर्मूले में पहले डॉट लिखा था, फिर सुधार के उसको क्रॉस किया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि लाइन दोनों में पैरेलल है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी क्या है? तो ये नीचे वाला जो है वही वेक्टर बी है, वो क्या है? -2i माइनस 3j माइनस 6k। वेक्टर A1 और वेक्टर A2 ये क्या क्या है? वेक्टर A1 तो यहां से मिलेगा, वैसे वो क्वेश्चन में भी पॉइंट दिया था ना, तो क्या हो जाएगा? i प्लस 2j माइनस 4k। और वेक्टर A2 ये भी पॉइंट से निकाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो इक्वेशन से देख के निकाल लेते, 3i प्लस 3j माइनस 5k। इसीलिए मैं पॉइंट से बोला, क्योंकि प्लस माइनस की गलती मत करो, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले A2 माइनस A1, फटाफट बताओ क्या आएगा? A2 माइनस A1 2i प्लस j, फिर जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। दिस माइनस दिस, हाँ ये सब गलतियां करो, मैं चाह रहा हूं अभी कर लो, एग्जाम में मत करना, इसीलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूं, बोलो, ठीक है। तो A2 माइनस A1 मिल गया। अब इसका क्या लेना है अपने को? क्रॉस प्रोडक्ट। किसके साथ लेना है? B के साथ। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ऐश्वर्या पता है क्या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? हाँ करेक्ट, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। अभी इसमें भी किसी ने गलती की है, डिटर्मिनेंट निकालने में, मैंने देखा था, पेपर चेक कर रहा था, याद नहीं आ रहा किसने, नीरज ने किया है। अरे पूरे नहीं बन रहे, जितने क्वेश्चन बनते वो तो एकदम परफेक्शन के साथ बनाओ, उसमें मार्क्स नहीं कटने चाहिए, सीरियसली लो पूरे टेस्ट को, है ना। अभी आज वाला मार्क्स डालूंगा मैं, अब फिर अगली बार फिर कम आया ना तो मैं दोनों मार्क्स ना फोन कर करके बताऊंगा घर में। खुशबू ये रहा तुम्हारा पिछला टेस्ट का आंसर। हाँ क्या रहा है, जल्दी बताओ। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये 3 प्लस 3 और ये प्लस 6 9 फिर माइनस j के साथ क्या आने वाला है? तो 2 और ये हो जाएगा प्लस 12, 2 प्लस 12 मतलब कितना हो जाएगा? 14। तो यहां पर आ जाएगा 14j माइनस 14j, और फिर k के साथ क्या आने वाला है? तो -2 और +6 मतलब कि +4 एक बार चेक करो, सब कंफर्म करो, ये आया क्या? आ गया ये? ओके। अब ये आ गया बी, वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 ना। अब इसका अपन क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1 क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड? √ओवर, हाँ बी का भी लेना है ना भाई, डिनोमिनेटर में। ऊपर में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड, नीचे में जो वेक्टर बी आएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो कितना आएगा? 81 प्लस 196 प्लस 16। सबको यहां तक क्लियर? फर्दर सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है? एक सेकंड रुक जा, मेरी बात सुन। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, यहां हमें एक वेक्टर मिलेगा, नीचे में एक स्केलर मिलेगा, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का तू क्या करेगा? उसका भी तो निकालना पड़ेगा ना मैग्नीट्यूड।
ठीक है, तो चाहे तो डिवाइड करने के बाद निकाल या पहले निकाल ले, मतलब तो सेम होगा। कितना आ जाएगा ये 202, 212, 213 और 293 आ रहा है क्या? यस सर। 293। और अब सिर्फ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहां पर आ जाएगा √4 + 9 + 36, √49 मतलब कितना आ जाएगा 7। सबको यहां तक क्लियर हो गया? अब फाइनली ये वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो d इज इक्वल्स टू √293 अपॉन 7। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या 293 और सिंप्लीफाई हो सकता है? चेक करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड होता है क्या? बस वो देखो, मैं ये चाह रहा हूं 7 निकलेगा क्या कॉमन? 7 4 28 नहीं होता, मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ देते। तो फाइनली ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर होगा। तो इतना कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चन, इजी ही है, आराम से 5 नंबर स्कोर कर सकते हो। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये नहीं भी बना तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन बी, चेक करो ये वाला। ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी से। यहां लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तेजस्वी गलत क्लास में ज्वाइन की है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। तो ये कितने लोग निकाल लेंगे बताओ? बस 2-3? क्यों ऐश्वर्या, क्यों नहीं बनेगा बताओ? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था। हाँ क्या है फॉर्मूला? जागते रहना है, सोना नहीं है। x - x1 अपॉन, ये लिखा है कि नहीं, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। समझ में आया? फटाफट निकालो इक्वेशन क्या आएगा। x - 1 अपॉन, क्या रहा अपॉन में 3 - 1 मतलब हो गया 2, इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z - 3 अपॉन 9 की 6। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन। तो पहला पार्ट हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यहां तक ओके। उसके बाद क्या लिखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है? आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस लाइन में आ रहा हो। मान लेते हो पॉइंट सी है, ठीक है, जो इस लाइन में, विच इज एट अ डिस्टेंस 14 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट बी, जिसका बी से डिस्टेंस कितना है 14 यूनिट। और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 5 9। समझ गए ना? क्या ये समझ में आया सबको? अब कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ चलो जल्दी से करो सॉल्व। मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं, बाकी लोग को चांस दे रहा हूं, एक्चुअल में बनता है कि नहीं वो देखता हूं। लक्ष्य पता है ना, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। हाँ ठीक है।
ये कैसे बना रहे हो, डिटरमिनेंट क्यों सॉल्व कर रहे हो? सर तो डिस्टेंस के लिए वो इज इक्वल्स टू 40। वो तो दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो समझ रहे हो ना क्या फर्क है? पता है, ऐसा फील होना कि ये बन जाएगा और एक्चुअल में बनना नहीं बनेगा किसी से। इसीलिए मैं चाह रहा था कि ऐसा लग रहा है बन जाएगा, लेकिन नहीं बन रहा है किसी से, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ नहीं रहे। तू भी रुक जा, तू टाइम वेस्ट कर देगा, आधे घंटे नहीं बनेगा उसमें। सुन पहले ध्यान से, अब समझो, आपको किसका कोऑर्डिनेट निकालना है? सी का। क्या गिवन है? क्या गिवन है? बी का कोऑर्डिनेट गिवन है और बी से सी के बीच का डिस्टेंस गिवन है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करो समझो, लाइन की जो इक्वेशन है उसमें ये एक्स वाई जेड क्या होता है? एक्स वाई जेड क्या होता है? उस लाइन में आने वाले किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब इज इक्वल टू हम ले लेते हैं इसे लैम्डा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लैम्डा प्लस 1, क्योंकि 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा? +1। समझ में आया? y की वैल्यू क्या आएगी? 3 लैम्डा प्लस 2, और z की वैल्यू क्या आएगी? 6 लैम्डा प्लस 3। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब ये जो एक्स वाई जेड रैंडम पॉइंट है, इसको मैं सी का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया? 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इक्वल टू क्या लिखो? 14। कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहा हूं? √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 14। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से आपको क्या मिलेगा? लैम्डा। उस लैम्डा को रखोगे यहां पर, जिससे क्या मिलेगा? एक्स वाई जेड। अभी समझ में आया सबको? चलो जल्दी सॉल्व करो। अब तू जैसे बना रहा था, 3 इक्वेशन बनती, 3 वेरिएबल बनते, बहुत टाइम लग जाता है, सॉल्व नहीं होता वो। और ये वाला कंसेप्ट मैंने आखिरी क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में ये वाला बताया था। तू एब्सेंट था, तेरे कैसे पता? तो मुझे पता था क्योंकि मैंने नहीं। हाँ, ये भी एब्सेंट थी, खुशबू भी। √ हाँ, x2 माइनस x1, तो भाई ये माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये, तो कितना हो जाएगा? ये 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म, मतलब ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। नहीं, 14 स्क्वायर क्यों? 14 है ना, ये स्क्वायरिंग करेंगे तब 14 का स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और ये वाला जो टर्म है ये बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। हाँ, अब इधर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। इसमें भी वही करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस अगले वाले में, वैसे भी 2 कॉमन लेके फिर वैसा भी कर सकते थे ना, वो ज्यादा आसान हो जाता। वैसे ही कर दूं ना? हाँ, तो लोग समझ तो जाओगे वो चीज। मैं यहां पर जैसे ना, उसमें गलती मत करना, जैसे ना यहां पर 2 नहीं, 2 स्क्वायर निकलेगा बाहर, तो इधर पे क्या बच जाएगा? लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? अगले वाले में क्या कॉमन निकलेगा? 3 स्क्वायर, तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अगले वाले में 6 स्क्वायर, तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 196।
इसके बाद ना लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर सभी से निकाल लो कॉमन। लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर निकल गया कॉमन, तो यहां पर बना 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 और 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर 36, दैट इज इक्वल टू 196। ओके, तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है, 7 से कटेगा क्या? 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 4 जा, तो लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? गलत, गलत, गलत। लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2। लैम्डा की एक वैल्यू 3, लैम्डा की दूसरी वैल्यू -1, प्लस -1 उधर जाएगा तो क्या होगा? +1। तो ये लैम्डा की 2 वैल्यू होंगी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को यहां पर रखोगे। पहली बार अगर 3 रखोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 रखोगे, तो बताओ क्या क्या आएगा? ये 6 + 1 7, 9 + 2 11 और 6 3 जा 18 + 3 21। लैम्डा की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो -1 रखने पे ये कितना आएगा? -1 -1 और ये कितना आ जाएगा? -1 और फिर -1 रखने पे ये कितना आ जाएगा? -3। तो 2 आंसर आएगा, एक होगा 7 11 21 और दूसरा होगा -1 -1 और -3। समझ में आ गया सबको? क्या ये क्लियर है? अगर आपके पास टाइम हो तो आप अपने रिजल्ट को वैलिडेट भी करो कि सही आया कि नहीं। कैसे वेरीफाई करोगे? ये जो पॉइंट मिला और जो बी है पॉइंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक करना। ठीक है, 14 आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 7 - 3 कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। फिर अगला नंबर क्या है? 11 और इधर पे क्या है? -3। 11 - 3 कितना होता है? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। फिर अगला नंबर क्या है? 21 माइनस ऑफ माइनस मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। 21 + 5 मतलब कितना हो जाएगा? 26। 26 का स्क्वायर होता है 676। 676। तो ये बड़ा नंबर आ रहा है यार, इसका मैं गलत ले लिया क्या? -5 क्यों? ये 9 लेना था ना, मैं दूसरा वाला पॉइंट भी ले लिया ना, ये वाला पॉइंट लेना है ना। तो 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, 11 - 5 11 - 5 कितना? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 21 - 9 कितना होता है? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब इन सबको ऐड करो तो ये 150 180 196 और उसका रूट कितना होता है? 14। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो टाइम रहे तो इस तरीके से आप वेरीफाई करके इंश्योर कर सकते हो सही आ रहा है कि नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। समझ में आ गया सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, लगने पे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में दूसरा ज्यादा इजी है। यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, और पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। आपको पी क्यू के अलोंग क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो पहले यहां पर वेक्टर पी क्यू निकाल लो। निकालने आता है ना वेक्टर पी क्यू? कैसे निकालते हैं? हाँ, निकाल के लिख के बताओ क्या आएगा? Q - P तो कितना आ जाएगा? 2i + 3j। हाँ, फिर क्या आ जाएगा? -6k। क्या ये क्लियर हो गया? बट इसमें क्या बोल रहा है? यूनिट वेक्टर चाहिए जो उसके अलोंग होगा। इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उससे क्या कर देंगे? डिवाइड, दैट्स इट। तो इसका मैग्नीट्यूड वैसे कितना आएगा? 4 + 9 13, 13 और 36 49। 49 का रूट कितना होता है? 7। तो डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। स्लाइड नंबर 4, स्लाइड नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9। ये कितने बना सकते हैं बताओ? जो बना सकता है फटाफट बना के दिखाओ मुझे। बन जाएगा वैभव? नहीं बनेगा? ओके, और कोई समझ तो गया ना क्वेश्चन? हाँ, नहीं पता? बताओ। चलो, जिससे नहीं बनेगा इधर देखो। पहले ना पोजीशन वेक्टर, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने में आलस करते हो इसलिए आधा तो छोड़ देते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज दिस। तो पहले इसको इमेजिन करो कि ये तुम्हारा लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, उसका मिड पॉइंट मान लेते हैं वो है सी, उसका पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर कहां से निकलता है? ओरिजिन से। समझ गए ना? उसका पोजीशन वेक्टर तुम लोगों को दिया हुआ है। अब इसको एकदम आसानी से समझो, ये जो पोजीशन वेक्टर है उससे तुमको सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 2 -3। मैं वेक्टर पे नहीं डील कर रहा हूं, मैं कोऑर्डिनेट पे आ जाता हूं। समझ गए ना? फिर ये क्या है बताओ, पढ़ के बताओ, आलस छोड़ो और पढ़ के बताओ। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? वो 2 3 -4। समझ गए? क्या निकालना है? बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। समझ गए ना? बी का कोऑर्डिनेट मतलब बी का पोजीशन वेक्टर, और सी इन दोनों का क्या है? मिड पॉइंट। तो छोड़ दो वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बन जाएगा ये। डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है भाई। क्या लगाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको x1 y1 z1 ले लो, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3। तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 2 मतलब 4। फिर y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। फिर z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो कितना हो जाएगा? -6 + 4 मतलब -2। ठीक है, अब इसका वेक्टर देख लो कौन सा बनेगा? 4i + j - 2k। कौन सा है? ऑप्शन बी। समझ में आया? आसान था कि नहीं? ठीक है, तो आलस मत करो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आपको ए का बी में प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये होता है फॉर्मूला। तो यहां पर आपको इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो ए, जिस पे चाहिए वो हो गया बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस। समझ में आ गया? तो क्या करना है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट और किससे डिवाइड कर देना है? बी के मैग्नीट्यूड से। तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट? 3 2 6, 3 2 6 लेकिन -6 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, क्या आ जाएगा? 0। समझ में आ गया सबको ये? अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका प्रोजेक्शन क्या होता है? नहीं पता? कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो प्रोजेक्शन होता है 0। जैसे ये देखो, प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ऊपर से अगर मैं लाइट डाल रहा हूं तो उसका जो शैडो बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। समझ में आया? तो अगर मान लो परपेंडिकुलर होंगे तो प्रोजेक्शन कहां बनेगा? एक पॉइंट बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसलिए वो 0 हो जाता है।
ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो जल्दी बताओ कैसे बनेगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स, नॉन जीरो अनइक्वल, और ए डॉट बी किसके इक्वल है? ए डॉट सी के। और क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन ए एंड बी माइनस सी। तो जिनको नहीं पता वो लिख लो। कोई भी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना है तो यहां फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। समझ में आया? तो यहां हमें इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट बी माइनस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी। इसके बाद कौन कौन बना लेगा? हाँ बताओ सॉल्व करके। ईशान तू बना सकता है, लेकिन आलस छोड़, थोड़ा पेन वेन यूज कर। तुम लोग ये लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? मैं इतना अच्छी वाली स्लाइड बनाया हूं, उसको सॉल्व करना है ना प्रॉपरली एकदम। क्वेश्चन के लिए जगह वगह छोड़ के रखा करो हमेशा। नहीं छोड़ोगे तो फिर रिवाइज कैसे करोगे? जो आज वेक्टर और 3D पढ़ रहे हो 2 महीने बाद याद रहेगा? तो उसको रिवाइज करने के लिए यही कॉपी काम आएगी ना। क्या यार तुम लोग एकदम बोर कर देते हो। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या हो जाएगा? ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। क्या ये क्लियर? अपॉन में जैसा जो है ठीक है। हाँ, तो ये जब मैं लिखना चालू किया तब क्यों बता रहा है? पहले नहीं बता सकता था। तो ए बी और ए सी ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये जो ए बी है उसकी जगह पे भी मैं क्या लिख सकता हूं? ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी अपॉन जो भी है। तो ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी क्या हो जाएगा? 0 अपॉन जो भी है। तो आंसर क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या होगा? π/2, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 है। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा π/2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ते जाओ भाई, और ये बाद में तुम लोगों के रिवीजन के काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो जिनको पता है वो सॉल्व करना चालू कर दो, जिनको इसके बारे में नहीं पता मैं उनको समझा दूं। जैसे ऐश्वर्या तुम देख सकते हो इधर पे, और जिनको नहीं पता सुन लो। मान लो ये एक्स वाई और ये जेड, ये 3 एक्सेस हो गए। ठीक है, ये एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है। ये एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं अल्फा, वाई एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है उसे बोलते हैं बीटा, जेड एक्सेस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसे बोलते हैं गामा। अल्फा बीटा गामा कहलाते हैं डायरेक्शन एंगल्स। और जब इसमें कॉस लगा दिया जाए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तो इन्हें डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, और इन्हें डिनोट किया जाता है एल, एम और एन से। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये जो वेक्टर है ये π/4 एंगल बना रहा है। किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। मतलब अल्फा और बीटा दोनों कितना है? π/4 है। तो cos π/4 कितना होता है? cos 45, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायरिंग करने पे कितना मिलेगा? 1/2। तो ये 1/2 प्लस ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। समझ में आया ये चीज? तो 1/2 और 1/2 का एडिशन कितना हो जाएगा? 1। ये 1 और ये वाला 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। मतलब cos गामा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/2 या फिर 90 डिग्री।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। समझ में आया ये चीज? तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। अरे सर आ गए हो क्या? एक कैमरा कैसे बंद हो गया ये वाला? हाँ बन रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन? A and B are two non-zero vectors such that vector A on vector B projection of A on B is 0. ये मैंने बता दिया था शॉर्टकट। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड नंबर 6, S6। समझ गए ना क्या निकालना है? वेक्टर ए बी दिया हुआ, वेक्टर ए सी दिया हुआ, वेक्टर ए डी निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काम नहीं आएगा। पोजीशन वेक्टर दिया होता तो भले काम आ जाता। तो यहां पर मैं बता रहा हूं, समझना इधर पे। यहां पर लगेगा वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला। वेक्टर का सेक्शन फॉर्मूला होता है, अगर ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशियो m/n है, तो वेक्टर सी जो होगा ये m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n, ये होता है। समझ में आया? और इस सिचुएशन में ये d इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1। तो m और n की वैल्यू कितनी हो गई? 1:1 हो गई। तो ये हो जाएगा वेक्टर b प्लस वेक्टर a डिवाइडेड बाय 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2। तो डायरेक्टली दोनों वेक्टर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो i + 3i मतलब कितना हो जाएगा? 4i। 4i/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2i। फिर ये j और j तो कट जाएगा, तो वो हो गया 0। और ये 2k और 4k कितना हो जाएगा? 6k। 6k/2 मतलब कितना हो जाएगा? 3k। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी। क्या ये समझ गए? तो सही आंसर तक पहुंचने के लिए सिर्फ छोटे से कंसेप्ट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं जल्दी से बता देता हूं उसको, ठीक है? दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया वेक्टर b1। ओके, वेक्टर b2 कैसे निकलेगा? वेक्टर b2 इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वो कितना आ जाएगा? देखो यहां से q का जो कोफिशिएंट है मतलब क्या हो जाएगा? i। फिर j का जो कोफिशिएंट है मतलब क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा j। और k का जो कोफिशिएंट है मतलब क्या हो जाएगा? प्लस k। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आना है? 0। तो ये वाले का और ये वाले का डॉट प्रोडक्ट 0। तो 2 × 1 मतलब कितना हो जाएगा? 2। 1 × लैम्डा मतलब क्या हो जाएगा? प्लस लैम्डा। 2 × 1 मतलब क्या हो जाएगा? +2। दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? -4। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, तो देखो 32 स्लाइड का है ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, और जिसमें अभी 6 हो पाए हैं। अब मैं बताऊं अगर सिर्फ इसी को करवाऊं तो कैसे हो पाएगा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को भी एफर्ट डालना पड़ेगा। ये पीडीएफ मैं भेज रहा हूं, जितने बनते बनाओ। अगली क्लास आखिरी रहेगी वेक्टर की, डाउट सेशन लूंगा,
जो नहीं बने तुम लोगों के, फिर उसके बाद फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, 3D का करा दूंगा प्रीवियस ईयर। इसमें कुछ क्वेश्चन आ गए हैं 3D के, लेकिन 3D का एक सेपरेट भी है, ठीक है। तो ये करके ना इस वीक में हम खत्म कर देंगे पूरा वेक्टर और 3D एकदम स्ट्रांग, मतलब अगर 10 नंबर के आते हैं तो 10 में 10 स्कोर होने चाहिए, ठीक है। चलो एंड करते हैं फिर आज की क्लास। ये PDF में सेव वाला जो है ना आज सेंड कर दूंगा, उसको देख लेना फिर।